नमस्कार। आज बातचीत करेंगे 10 ऐसे पॉइंट्स की, 10 ऐसे बिंदुओं की जिनको अगर हम अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग के अंदर शामिल करते हैं या फाइनेंशियल लाइफ में फॉलो करते हैं तो कोई ऐसा कारण नहीं है कि हमें कभी फाइनेंशियल इनसफिशिएंसी का सामना करना पड़े या फाइनेंशियली किसी तरह की परेशानी का हमको सामना करना पड़े। ये मेरे पिछले 15 साल के एडवाइजरी करियर का आप एक तरह से डिस्टिलेशन समझ लीजिए। व्हाट आर दोज 10 पॉइंट्स, उन पर बातचीत करते हैं, चर्चा करते हैं। सबसे पहला पॉइंट मैं ये कहना चाहूँगा, लिविंग बिलो वंस मीन्स इज ऑलवेज द बेस्ट पॉलिसी। इसको अलग अलग तरह से अलग अलग फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स कवर करते हैं। कुछ कहते हैं कि पैसा ज़्यादा बचाना, सेविंग इज इम्पॉर्टेंट, बिल्कुल ये एक ही बात है। मैं कहूँगा कि मितव्ययी होना इज इम्पोर्टेंट और उससे भी काफ़ी फायदा होता है। आप ये समझ लें कि आप जितना अपने एक्सपेंसेस को कंट्रोल कर सकते हैं, जितना आप अपने खर्चों को कंट्रोल कर सकते हैं, उतना आप फाइनेंशियल सफिशिएंसी को पा सकते हैं, उतना आसानी से आपको वेल्थ क्रिएशन कर सकते हैं। सो देर इज एक्चुअली a correlationship between modesty and wealth. The more modest you are, the more wealth you have. So there's a direct relationship. आप जितना सिंपल, जितना साधारण अपनी जिंदगी को, अपने लाइफस्टाइल को रखेंगे, उतना आप वेल्थ ज़्यादा क्रिएट कर पाएंगे, उतना आपके पास में पैसा कंपैरेटिवली जुड़ता जाएगा और आपका पैसा बनता जाएगा। सो पहला अगर कमांडमेंट कुछ होगा जो जो मैंने अभी तक देखा है, सीखा है, वो है रिड्यूस योर एक्सपेंसेस। फिजूल खर्ची बंद कीजिए। और ये कहने में जितना इजी लगता है, ये उतना इजी करने में नहीं होता है। पैसा खर्च करने में बहुत मजा आता है, चीज़ों को एक्वायर करने में बहुत मजा आता है। उस चीज़ को अगर आप कंट्रोल कर पाते हैं, यू आर एक्चुअली, दैट्स द फर्स्ट स्टेप एंड इट इज गोइंग टू हेल्प यू इन योर फाइनेंशियल। दूसरा, अगर हम बात करते हैं, टाइम इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर इन कंपाउंडिंग। आप जितना ज़्यादा समय तक अपने पैसे को निवेश करके रखेंगे, बाकी और बहुत सारी चीज़ों को आप ना भी समझें कि आप का रेट ऑफ रिटर्न बहुत अच्छा नहीं हो सकता है। आपका पॉइंट वन वॉज कि आपने ज़्यादा पैसे इन्वेस्ट किया। दूसरा, रेट ऑफ रिटर्न आपका नहीं भी अच्छा है तो भी अगर आप लंबे समय तक इन्वेस्टेड रहेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। और जैसे जैसे समय बढ़ता जाता है, द मिराकल ऑफ कंपाउंडिंग कंटिन्यूज टू गिव यू फार फार बेटर रिजल्ट्स। और ये मैथमेटिकली भी प्रूव हो चुका है, ये बहुत सारे एग्जाम्पल से भी प्रूव हो चुका है। आप ये देखिए, जो जितना लॉन्जेविटी रहता है जिस चीज के अंदर, जितना लॉन्जेविटी इन द गेम है। फॉर एग्जाम्पल, मैं तो फाइनेंस वर्ल्ड से भी बात नहीं करता, मैं दूसरी एक बिल्कुल ही अनरिलेटेड एग्जाम्पल आपको देता हूँ। आप सिनेमाज में देखिए, अमिताभ बच्चन इज स्टिल प्रोड्यूसिंग। His body of work is so much because he has been in the industry for such a long time. उनकी longevity इतनी है कि उन्होंने इतना काम प्रोड्यूस किया है, उन्होंने इतना अपने काम को कंपाउंड कर दिया है करते करते, that almost everyone, at least a Hindi speaking everyone in India knows who is Amitabh Bachchan. वो अभी भी काम कर रहे हैं। सो व्हेन योर मनी कंटिन्यूज टू वर्क फॉर यू फॉर एज लॉन्ग एज पॉसिबल, जितना ज़्यादा समय तक आपका पैसा इन्वेस्टेड रहता है, उतना ही ज़्यादा आप पैसा कमा पाते हैं। आपका पैसा जो है पैसा कमाता रहता है। बफे, वॉरेन बफे, हु इज अमंग्स द टॉप 10 richest people in the world, मेजॉरिटी ऑफ हिज मनी स्टार्टेड गेटिंग, मतलब उनकी जो वेल्थ एक्विजिशन या वेल्थ एक्यूमुलेशन है वो 65 की एज के बाद हुई, जबकि ही हैड स्टार्टेड इन्वेस्टिंग इवन एट द एज ऑफ 15। बट 30-40 साल तक वो एक्यूमुलेट करते रहे और उनका पैसा जो है वो कंपाउंड होता रहा। और then after 65, the compounding impact suddenly went so high that he became the top richest and the most celebrated investor of the world.
So you have to understand that as early as you start, आप जितना जल्दी इन्वेस्ट करना स्टार्ट करेंगे और जितना समय देंगे, बाकी बहुत सारी गलतियों को, रेट ऑफ ग्रोथ को, इन सब चीजों को वो चीजें सुधार देंगी. सो स्टेइंग इन्वेस्टेड फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम इज वेरी. थर्ड, आप एक ही चीज चुन सकते हैं. या तो पैसा, आप वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं, या आप लिक्विड रह सकते हैं. आप दोनों चीज नहीं चुन सकते. आप बैंक की एफडी में पैसा रखेंगे तो आप वेल्दी नहीं हो सकते. आप इक्विटी के अंदर पैसा रखेंगे, ऊपर नीचे होगा मार्केट, कोई बात नहीं. आप उसके अंदर अपने पैसे को रख करके भूल जाएंगे, आप वेल्दी हो जाएंगे. आप रियल एस्टेट में अपना पैसा रखेंगे, आप उसको निकाल नहीं सकते हैं 10 15 20 साल, लेकिन वहां रहेगा, आप वेल्दी हो जाएंगे. So whenever you choose to be illiquid in any of the asset which is based on the performance of the underlying asset, say equity or a real estate, and if you stay invested there for a longer duration and your investment is relatively illiquid, you are going to get a lot of money. You are going to become wealthy. You can't have both. You cannot have a debt based instrument कि मैं पैसा भी कॉर्पोरेट डेट में लगा दूं, या गवर्नमेंट बॉन्ड्स में लगा दूं, या एफडी में लगा दूं, ताकि मेरी लिक्विडिटी भी रहे, मुझे जब पैसा चाहिए तब मिल भी जाए, और मेरी वेल्थ भी क्रिएट हो जाए. ये दोनों चीज कभी साथ में, नॉट पॉसिबल. और जब भी आप वेल्थ क्रिएटिंग एसेट्स में पैसा लगाएंगे, वॉलेटिलिटी आएगी. दैट इज द नेचर ऑफ दोज एसेट्स. फिर वो धीरे धीरे अलग अलग थ्रीशोल्ड्स क्रॉस करते जाते हैं, और वो पुराने वाले रिड्यूस प्राइस पॉइंट पर कभी नहीं आते. बट यू हैव टू स्टिक थ्रू दोज टाइम्स ऑफ वॉलेटिलिटी टू फेस द नेक्स्ट हायर थ्रीशोल्ड, और फिर उसकी वॉलेटिलिटी. बट आपको उन एसेट्स के अंदर पैसा लगा के और इलिक्विड रहना पड़ेगा, मतलब निवेशित रहना पड़ेगा. वहां से अपना पैसा नहीं निकाल सकते, खासकर व्हेन देयर इज अ नेगेटिव वॉलेटिलिटी, और आपने जो लगाया उससे मार्केट आपको कई बार कम दे रहा होता है, और तब आपको नुकसान लग रहा होता है. उस वक्त में लगे रहना, टू चूज टू बी इलिक्विड एट दैट पॉइंट इन टाइम. दैट इज हाउ वेल्थ वुड बी क्रिएटेड, not by being liquid. That's not how you create wealth. In the long run, even if you're making average decisions, decisions which give you an average return, and if they are summed together, you will get far better returns than huge misses and huge losses. मतलब आप look at players like Rahul Dravid, consistent, long innings, खूब लंबे समय तक गेम खेला, हर गेम में परफॉर्म किया, बहुत ज्यादा जीरो पर आउट नहीं हुए, लगातार रन बनाते रहे, एवरेजेस को इम्प्रूव करते रहे. सिमिलरली इन इन्वेस्टमेंट्स आल्सो, गेटिंग let's say 12% return on your investments average over a 30-year period is going to make you much more money than आपने 5 के अंदर 40% रिटर्न ले लिया और 5 में आपको 40% का नुकसान हो. क्योंकि जहां आपको 40% का नुकसान हो गया, वहां आपका प्रिंसिपल के ऊपर आपको पुराने वाला 40% का रिकूप करने के लिए मच मोर देन 40%. मैथमेटिकली बताता हूँ, 100 रुपये आपने लगाया, आपने 5 जगह पर 40% करे, तो आपको 160 रुपये मिला. और जब आपने 40% गंवाया तो आपका 160 गया, और जो बचा हुआ, जो आपका 100 का 60 था, उसे अब 40 कवर करने के लिए 40% का रिटर्न नहीं चाहिए. 60 40/60 इज अ 44% रिटर्न, मतलब आपको रिटर्न अब और ज्यादा चाहिए. सो पॉइंट बीइंग कि आप वही ऑन दी अदर एंड, अगर आपने 10 इन्वेस्टमेंट किए थे 100 के, और 12% रिटर्न था, तो आपको 120%. सो फोकस ऑन नॉट ट्राइंग टू डू वेरी वेरी हाई यील्ड इन्वेस्टमेंट्स एंड वेरी, जहां आपको नुकसान भी लग सकता हो. फोकस ऑन डूइंग इन्वेस्टमेंट्स जहां आपको कंसिस्टेंट रिटर्न्स आते हो, जहां आपको फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग इन्वेस्टमेंट्स करें,
ऐसे इन्वेस्टमेंट करें जहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा स्मार्ट होने की ज़रूरत नहीं है, एंड एवरेज investments together are going to give you better returns as compared to very high swings between losses and gains. Being consistent is much more important. Financial success is going to depend a lot on your temperament and a lot on your emotional control. इंटेलिजेंस की इतनी जरूरत नहीं होती है. पीपल विद वेरी एवरेज इंटेलिजेंस कैन डू वेरी वेल इन इन फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट्स, अगर आप विचलित नहीं होना सीख रहे हैं. और विचलित नहीं होना दोनों चीजों से, बाजार के उछाल से भी. मार्केट में बहुत बार उछाल आता है जिसमें आपका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होता है और आपका इन्वेस्टमेंट का रेट बढ़ सकता है. तब आपको ये नहीं महसूस होना चाहिए कि मैं तो बहुत समझदार हूँ और अचानक से बिना सोचे समझे, बिना एनालाइज किए बहुत सारा पैसा निवेश कर दें. इसी तरह बाजार में बहुत बार गिरता है मार्केट और उसमें भी आपकी कोई गलती नहीं है. तब भी अगर आप अपने आप को विचलित हुए बिना, अपने टेम्परामेंट को, अपने बैलेंस को मेंटेन कर, अगर आप अपने सोचे हुए तरीके से उन हर तरह के मार्केट में अगर आप इन्वेस्ट करते चले जाए, तो आपको ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम you will realize that you don't need to be intelligent, you need to be mentally in control, mentally balanced and emotional control to do that. आप ये समझें कि कोई भी चीज जो इमोशनली बहुत वॉलेटाइल होती है वो ज्यादा देर तक नहीं टिकती. ना तो बहुत ज्यादा दुख ज्यादा देर तक टिकते हैं, ना बहुत ज्यादा सुख ज्यादा देर तक टिकते हैं. आप बड़े से बड़े दुख, करीबी लोगों की मृत्यु से भी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम उबर जाते हैं. और बहुत बड़ी खुशी, बच्चे पैदा होते हैं वो भी धीरे धीरे बड़े हो जाते हैं, तो वो खुशियां भी. सो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम थिंग्स लेवल आउट. आप इस बात को समझे, आपको एक लेवल टेम्परामेंट डेवलप करना ज्यादा जरूरी है, बजाय कि बहुत इंटेलिजेंट हो. ये वाली एक एक नई बात है. मैंने देखा है इक्विटी इन्वेस्टर्स सब कुछ पढ़ने की कोशिश करेंगे. इंडस्ट्री कैसी चल रही है, कितने कॉम्पिटिटर्स इंडस्ट्री के अंदर है, सरकार की पॉलिसीज क्या है, किस तरह से जो है भविष्य वो इसमें बिहेव करेगा, इसके अंदर क्या कितना. नहीं, आपको सब कुछ नहीं पता हो सकता. दुनिया में बहुत ज्यादा डेटा होता है. यू कैन नेवर नो एवरीथिंग. ऐसा पॉसिबल ही नहीं है. रियल एस्टेट इन्वेस्टर्स, ये सड़क जो है ये कितने टाइम में बन जाएगी, इसके आसपास और क्या क्या आ रहा है इसमें, और कितनी नई चीजें होंगी, ये कब तक हो जाएगा, इसमें कितने लोग रहने आ जाएंगे. नो, यू कैनॉट. दीज आर ऑल एक्सटर्नलिटीज. आप एक्सटर्नल चीजों के ऊपर कंट्रोल नहीं स्टैब्लिश कर सकते हैं. डेटा, फैक्ट्स, फिगर्स इतने ज्यादा होते हैं कि आप सब चीज को एसिमुलेट ही नहीं कर सकते. समझना तो छोड़ दीजिए कि आप सबको समझ पाएंगे, सबके इम्पैक्ट को समझ पाएंगे. आप उनको एसिमुलेट भी नहीं कर पाएंगे, इकट्ठा भी नहीं कर पाएंगे, एकत्रित भी नहीं कर पाएंगे. सो इम्पॉर्टेंट क्या है? आप इम्पॉर्टेंट ये जो आप एसेट ले रहे हैं उस पर फोकस कीजिए. अगर आप कोई कंपनी में निवेश कर रहे हैं, आप अगर कोई इक्विटी ले रहे हैं, तो इसमें फोकस कीजिए कि उस कंपनी के फंडामेंटल्स कैसे हैं, उस कंपनी का बिजनेस कैसा है, वो कंपनी कैसे मैनेज्ड है, तो आप फायदा करेंगे. अगर आप रियल एस्टेट खरीद रहे हैं, तो आप ये देखें कि उस प्रोजेक्ट को लेकर के प्रोजेक्ट को समझने की कोशिश कीजिए, बिल्डर को समझने की कोशिश कीजिए, बजाय कि लोकेशन को, मार्केट को. वो सब चीजें एक्चुअल में मैटर नहीं करती हैं. लॉन्ग टर्म में इम्पोर्टेंट ये होता है जिस एसेट में आपने पैसा लगाया है वो कितना बढ़िया है. एंड मैं आपको ये इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आप बाकी जो जानकारी इकट्ठी करने की कोशिश करते हैं उसमें आप अपना समय और ऊर्जा व्यर्थ करते हैं. वही टाइम एंड एनर्जी अगर आप सिर्फ और सिर्फ जो एसेट्स आप देख रहे हैं उनको समझने में लगाएंगे, तो आप ज्यादा फायदेमंद डिसीजन ले पाएंगे. टाइम एंड एनर्जी आर वेरी वेरी लिमिटेड. स्पेंड देम ऑन अंडरस्टैंडिंग द एसेट वेर यू वांट टू मेक. ये मैंने देखा है. लोगों को रिस्क मैनेज करने का एक तरीका क्या आता है? डाइवर्सिफिकेशन. डाइवर्सिफिकेशन इज इम्पोर्टेंट, जरूरी है, बट कितना डाइवर्सिफिकेशन वो भी समझने की कोशिश कीजिए. आप डाइवर्सिफिकेशन के नाम पर अगर 500 कंपनीज के अंदर इक्विटी इन्वेस्ट कर देते हैं, तो उसका लाभ क्या हो? फिर तो आप, इससे अच्छा है कि आप
एक इंडेक्स फंड ले, वो ऑलरेडी 50 कंपनीज, आप जैसे निफ्टी 50 का इंडेक्स ले लीजिए, वो 50 टॉप कंपनीज में इन्वेस्ट किया हुआ, यू आर डाइवर्सिफाइड। डाइवर्सिफिकेशन का मतलब है कि आप अपने रिस्क को इतना बांट दें कि अगर कोई एक दो सेक्टर्स या एक दो कंपनीज अच्छा नहीं करें या आपको नुकसान कर दें, तो बाकी जो है वो आपको उतना लाभ कर दें कि उस नुकसान को कवर किया जा सके। लेकिन डाइवर्सिफिकेशन का मतलब ये नहीं है कि हर अवेलेबल अपॉर्चुनिटी में आप अपना पैसा, डाइवर्सिफिकेशन का मतलब ये नहीं है कि मैं 100 में से 2 रुपया डेट में भी लगाऊंगा और 40 रुपया अलग अलग कंपनीज में भी लगाऊंगा, 2 रुपया गोल्ड में भी लगाऊंगा, 2 रुपया कमोडिटीज में भी लगाऊंगा, एक्स अमाउंट रियल एस्टेट में भी नहीं। डाइवर्सिफिकेशन का मतलब है मैं रिस्क को एसेस करूंगा और उसके बाद में मैं इतनी अपने अंदर ह्यूमिलिटी रखूंगा कि मेरा असेसमेंट गलत हो सकता है, इसलिए मैं 8-10 ऐसी अपॉर्चुनिटीज में लगा दूंगा जहां अगर एक दो गलत भी हो जाए, आफ्टर हैविंग डन अ थरो डिलीजेंस, की अगर उसके बावजूद भी गलतियां होंगी, गलतियां तो होंगी बिकॉज फ्यूचर अनसर्टेन है, तो भी मेरा जो पैसा, जो मेरा रिस्क है, वो पूरी तरह से डूब नहीं जाएगा और उन 10 के अंदर भी मेरे को 8 ऐसी अपॉर्चुनिटीज या 7 ऐसी अपॉर्चुनिटीज प्लस हो जाएंगी कि ऑन अ ओवरऑल पोर्टफोलियो बेसिस आई एम स्टिल वेल कवर्ड। उसके बियॉन्ड डाइवर्सिफिकेशन करने से आपको रिटर्न ही नहीं मिलेगा। देन यू आर डाइवर्सिफाइंग, यू आर परस्यूइंग diversification as an end in itself rather than diversification as a tool to reduce risk. So beyond a point, diversification is a lousy concept and it makes you lose money. As a retail investor, आप ट्रेडिंग करके कभी भी अमीर नहीं बन सकते। ट्रेडिंग एक फुल टाइम जॉब है। जो ट्रेडिंग करते हैं उनको ट्रेडिंग ही करते हैं तभी वो पैसा कमाते हैं उससे, और वो भी 90% टाइम कमा नहीं पाते। बट एज अ रिटेल इन्वेस्टर जो कहीं और कोई नौकरी करता है या कोई और व्यापार करता है, जो अपनी जिंदगी का जो प्रोडक्टिव टाइम है 8-10 घंटा वो उस परस्यूट में लगाता है, जॉब में या कोई और बिजनेस में, वो ट्रेडिंग करके अपने आप को फाइनेंशियली सिक्योर नहीं कर सकता है। वो किसी से एक टिप समझ के, कोई ऑनलाइन कोर्स करके, कोई कैंडल स्टिक समझ के और ये सोचे कि मैं अमीर बन जाऊंगा, नहीं कर पाएगा। मत कोशिश कीजिए। ट्रेडिंग बहुत शॉर्ट टर्म डोपामिन हिट्स देती है जब आपको कुछ फायदा होता है। इट्स लाइक गैम्बलिंग, आप उसको इतना समझते भी नहीं है बट आप करने की कोशिश करते हैं। लाभ नहीं देती है। शॉर्ट टर्म में आपको हो सकता है एक इल्यूजन ऑफ मनी दे दे, बट इट इज नॉट एक्चुअल सस्टेनेबल रॉक सॉलिड। यू विल नेवर बी एबल टू ग्रो बाय ट्रेडिंग एज रिटेल इन्वेस्टर्स। आपको ट्रेडिंग करनी है तो फुल टाइम जॉब बनाइए, नौकरी धंधा छोड़ दीजिए, वही कीजिए, तब शायद आप पैसा पैसा आप कमाते हैं फाइनेंशियल सिक्योरिटी के लिए, जिंदगी के सुख आराम के लिए, जीवन को सुविधाजनक बनाने के लिए, ढंग का मेडिकल इंश्योरेंस खरीदने के लिए ताकि बीमार हो, और बीमार सब होंगे तो आपको एक्सेस टू अच्छी मेडिकल फैसिलिटी, कायदे का कंफर्टेबल घर खरीदने के लिए। अगर आप पैसा कमा रहे हैं ताकि आप दुनिया को बता सकें कि आप पैसा कमा रहे हैं, तो उसमें दो प्रॉब्लम होंगी। आप खूब सारा खर्चा करेंगे टू गेन देयर एडमिरेशन एंड रिस्पेक्ट, बिकॉज आप तो पैसा इसीलिए कमा रहे हैं। तो आप खूब सारा खर्चा करेंगे टू गेन देयर एडमिरेशन एंड रिस्पेक्ट, एंड अनफॉर्चुनेटली आप पैसा भी नहीं कमा पाएंगे। सो डोंट earn money to gain admiration and respect of people. Rather, don't invest and grow your money to gain admiration of I mean, people's admiration and respect. Your idea behind investments and behind growing your money should be financial security and comfort. And once you achieve those goals, go easy with yourself. उसके बाद उस पैसे को खर्च करके और वापस से अपने इन्वेस्टमेंट्स को खाली मत कीजिए। दैट इन्वेस्टमेंट इन राइट प्लेसेस विल गिव यू अ लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस। फिर आपको एक्सटर्नल एडमिरेशन और रिस्पेक्ट की जरूरत ही नहीं। सो आप बहुत पैसा कमा के अगर बहुत ज्यादा एडमिरेशन, एक्सटर्नल एडमिरेशन और रिस्पेक्ट के लिए बहुत सामान खरीदते रहेंगे,
आपको कुछ नहीं, क्षणिक सुख सुख मिलेगा और बाद में परेशान। गुड इन्वेस्टिंग इज एक्चुअली वेरी सिंपल। ये लास्ट पॉइंट, एक अपनी कोर कॉम्पिटेंस डेवलप कीजिए। इक्विटी में करते हैं, इक्विटी में कीजिए। कोई सेक्टर आप समझते हैं उसमें कीजिए। म्यूचुअल फंड्स में करते हैं वो कीजिए। रियल एस्टेट में करते हैं वो कीजिए। कोर कॉम्पिटेंस डेवलप कीजिए। कायदे के लोगों के साथ बातचीत, कायदे के प्रोफेशनल्स को एंगेज कीजिए। अपना प्रिंसिपल सेफ रखिए और एसेट्स के लिए ओवर पे मत कीजिए। ये 3-4 चीजें होती हैं। इन 3-4 सिंपल चीजों को करने में ही जिंदगी निकल जाती है। उसको ही समझने में, व्यवस्थित करने में, सही स्ट्रक्चर्स बिठाने में, ठीक से एक एक इन्वेस्टमेंट को करने में जिंदगी निकल जाती है। वॉरेन बुफे पिछले 50-60 साल से यही कर रहे हैं। उसी में उन्होंने करते 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 आप उनके इन्वेस्टमेंट देखिए। उन्होंने कोई बहुत ऐसी हाई फाई कंपनीज के अंदर इन्वेस्टमेंट नहीं किए। कैंडी कंपनीज, कपड़े बनाने की कंपनीज, इंश्योरेंस कंपनीज, उन्हें उन्होंने कोका कोला, जिलेट, इस तरह की कंपनीज में इन्वेस्टमेंट किया। उन्होंने कंज्यूमर ब्रांड्स को समझने की कोर कॉम्पिटेंस डेवलप करी। वहां पर उन्होंने बहुत हाई क्वालिटी बिजनेसेस में इन्वेस्ट किया एंड सेफ्टी ऑफ प्रिंसिपल रख के अपने इन्वेस्टमेंट्स पे ओवर पे। And he has not only had a very good life, he is still maintaining good health, and his money has grown tremendously. But most of the time investors are not looking to grow their money. They are looking for short term excitement. मुझे आज कुछ ऐसा मिल जाए जिससे मैं परसों तक अमीर हो जाऊं। कुछ तो yesterday में अमीर होना चाहता हूं। So investors are looking for excitement. They are not looking for doing simple things. They're not looking for executing simple things, because हमें बहुत काम करना पड़ता है, हमें बहुत डिटेलिंग में जाना पड़ता है, बहुत डिलीजेंस करनी पड़ती है। Investors are looking to make money quickly, exciting things which keep them pumped up, and that is where they are not able to make. Good investing is actually very simple. आपको रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करना है, तैयार या जो तैयार होने के करीब हो वैसी प्रॉपर्टी जिसका फेयर मार्केट प्राइस हो, उसकी प्रोडक्शन कॉस्ट के आसपास आप इन्वेस्ट कीजिए। आप गलत जा ही नहीं सकते, बट वो नहीं लोग समझते और खूब सारा कॉम्प्लिकेटेड गणित करने की कोशिश करते, जो उनसे होता नहीं है। शॉर्ट टर्म में उनको लगता है वो बहुत समझ गए। कीप योर इन्वेस्टमेंट्स सिंपल, ट्राई एंड एग्जीक्यूट सिंपल थिंग्स डिलीजेंटली rather than looking for short term momentary excitement. इन 10 जो ये मैंने आपसे बातें कही, 10 कमांडमेंट्स ऑफ फाइनेंशियल लाइफ, आई कैन अश्योर यू आप इन 10 चीजों को फॉलो कर लीजिए। कोई ऐसा कारण नहीं है कि आप किसी भी लेवल का पैसा कमाते हैं, आप ताउम्र उस लेवल से बेटर भी होंगे और आपको पैसे के लिए, अपनी जरूरतों के लिए किसी से पूछताछ, जरूरत इन चीजों के लिए देखना नहीं पड़ेगा, सोचना नहीं पड़ेगा। इतना ही साधारण है टू डेवलप अ हैप्पी, फाइनेंशियली सफिशिएंट लाइफ। थैंक यू सो मच। जय हिंद। You gotta focus on yourself, on your faith, on your dreams, on your mind.